लिखिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी पहले या फिर लिख देगा कि घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है। ये क्वेश्चन है, आपको अपना बुद्धि लगाना है और इसका आंसर बताने के लिए हाथ उठाना है। ठीक है, आप पहले सोच लीजिए, फिर हम हाथ उठवाएंगे ए पर और बी पर और सी पर। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित, या फिर घट या बढ़ सकता है। हो सकता है घट भी जाए या बढ़ भी जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सोच लीजिए। सोच लिया सब? ए पर कितना लोग है? ए, बी, बी और सी अपरिवर्तित और डी, डी। सोनी जी आप डी क्यों बोली हैं? कैसे कैसे घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर कोई वस्तु को तुम आवेशित करोगे तो आवेश कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक प्लस एक माइनस। एकदम ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप करेंगे हम बढ़िया से। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। तो यहाँ पे आपने समझा कि आवेश दो तरह का होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस। मान लीजिए कि हम ये एक वस्तु है जिस पर हमने कौन सा चार्ज दे दिया? प्लस चार्ज दे दिया। अगर हम इस पर प्लस चार्ज दे देंगे तो प्लस चार्ज देने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना या बढ़ जाना? इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, राइट। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण होता है और उसका भी तो कुछ तो द्रव्यमान होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें से निकल जाना यानी कि इसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। तो द्रव्यमान घट गया कि बढ़ गया? द्रव्यमान घट गया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया है। हो सकता है कि आवेश माइनस में हो, तो माइनस में आवेश होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना। तो इसमें द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। सवाल क्या पूछ रहा है? यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, ये नहीं पूछा है कि धनावेशित कि ऋणावेशित किया जाए, ये बोला है आवेशित किया जाए। तो आवेश तो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी। अगर धनावेशित होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा और अगर ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा घट या बढ़ सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें अगर धन आवेशित रहता तो आंसर क्या होता? यहाँ पे धन आवेशित रहता तो आंसर होता ऑप्शन नहीं, और ऋणावेशित रहता तो बढ़ सकता है। बोलो, क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आवेश अच्छा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साबुन के बुलबुले को
आवेशित कर दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए तो बुलबुले का आकार, बुलबुले का आकार ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा और ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 ऑप्शन है, चॉइस योर ऑप्शन। आपके सामने क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस बुलबुला पर चार्ज आ जाए, आवेश हो जाए, तो आवेश दे देने के वजह से बुलबुला के आकार में क्या बदलाव होगा? आकार घट जाएगा या बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित? आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई याद करने वाला चीज है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसके बेस पर सोचना है, दिमाग लगाना है कि यार इसका क्या आंसर होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। एक बुलबुला है साबुन का, उस पर चार्ज आ गया है, चार्ज आ गया है तो वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा या सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, या उसका पहले घट जाएगा और फिर बढ़ेगा। सोचना है, थिंक अबाउट। तो क्या आंसर होगा, सोच लिए? सोच लिया सब? चलिए अब वोटिंग करते हैं। ऑप्शन ए पर कितना लोग हैं? ए, बी, बी और सी और डी। समझ में नहीं आ रहा है ना? चलो आ जाएगा समझ में। देखो अभी तुम लोग को बताएंगे तुरंत समझ में आएगा। ये मान के चलो साबुन का, इस सवाल को हम अब सॉल्व कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि रटवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट लगाना है। ये मान के चलो साबुन का एक बुलबुला है, तुमने साबुन का बुलबुला बना लिया। अब इस पर क्या देना है? आवेश। कौन सा आवेश देना है? कोई भी, लेकिन दो में से कोई एक ही देंगे। मान के चलिए धन आवेश देते हैं। अगर इस पर आप धन आवेश देते हैं तो ऐसा ही ना इस पर धन आवेश आ जाएगा। चलिए इस पर बहुत सारे हमने धन आवेश दे दिया। अब इसमें द्रव्यमान का बात नहीं किया है, ये बोला है कि इसका आकार में क्या बदलाव होगा, ठीक है, इसके आकार में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ध्यान से समझो, अगर इस पर प्लस चार्ज दे देंगे, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। ठीक से देखो, ये प्लस चार्ज इसमें चिपक गया है, यहाँ वाला ये प्लस भी इसमें चिपक गया है, सारे प्लस चार्ज इसमें चिपके हुए हैं। अब ये वाला प्लस क्या कर रहा है, इस वाले प्लस को धक्का देगा, फैलाएगा। जब ये फैलाएगा, इतना दूर वाला भाग भी क्या होगा, फैल जाएगा। क्या यहीं पे फैलेगा कि इस जगह पे भी ये फैलेगा? सभी जगह ये फैलेंगे तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा? आकार बढ़ेगा। अगर हम माइनस भी देते तो माइनस माइनस को भी प्रतिकर्षित करता और तब भी आकार क्या होता, बढ़ता। तो हम आंसर में लिखेंगे क्या चीज, कि आवेश चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बहुत ही बेहतर सवाल, ध्यान दीजिएगा। आवेश की मूल पहचान है ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, सी वाले लोग हाथ उठाइए। बहुत ही बढ़िया। और मजे की बात है कि सी गलत है। क्यों? यही तो बात है इस सवाल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई भी इंसान नॉर्मल, तुम लोग तो क्या, कोई भी इंसान से सवाल पूछा जाता है, यहाँ के बगल के प्रोफेसर साहब से भी एक बच्चे ने पूछ दिया तो वो भी सी मार दिए थे, जो बगल में अंकल पढ़ाते नहीं है।
जी, तो उन्होंने भी सी मार दिया, मेरा ही स्टूडेंट पूछ दिया था, जबकि ये आंसर नहीं होगा। आप पता करेंगे तो अब आंसर क्या होगा वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। मैं प्रूफ के साथ आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बताने से पहले कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आप खुद देंगे, फिर इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आसान मत समझना, और मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी इसमें हम जो भी क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन देखने में नॉर्मल लगेगा लेकिन सब में कॉन्सेप्ट रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए सॉल्व करने आना चाहिए। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन, चलो चलो बैठो। अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वाला चीज समझ में आ गया तो बहुत अच्छा चीज सीख जाओगे। आज का कॉन्सेप्ट इसी पर रहेगा, बढ़िया से समझना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 2 पेन हमको दो, एक कलर का एक कलर का है, एक जैसा एकदम सेम। राइट, चलो दो। देखिए, अब जो हम बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा। आवेश का मूल पहचान क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो नए विद्यार्थी आए हैं उनसे भी सवाल यही है कि इसका आंसर, आवेश की मूल पहचान क्या है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी अभी जो आया है देख लो सब और समझ लो, इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि दोनों, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, क्योंकि आवेश में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। आए? ऐसा होगा, तुम लोग बोल रहे हो। अब मेरा आंसर क्या है इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर आप खुद कहेंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 वस्तु है, एकदम बढ़िया से समझना है। इन दोनों वस्तुओं में अगर हम इन दोनों वस्तुओं को मान लें कि इन दोनों को करीब में ला रहे हैं, ठीक है, और दोनों वस्तु एकदम एक जैसा है, जब इन दोनों को पास में हमने लाया तो दोनों में आकर्षण हुआ। मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित किए। सुन रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? 2 वस्तु हैं, पास में लाए, आकर्षण हुआ। फिर हम सोचना शुरू किए कि अगर इन दोनों वस्तुओं को पास में लाते हैं तो आकर्षण क्यों हुआ। हम सोचना शुरू किए तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि भाई आकर्षण तो तभी होता है जब एक पे प्लस चार्ज हो और एक पे माइनस चार्ज हो। फिर ख्याल कंघी और कागज वाला आया कि भाई जब हम कंघी को बाल में रगड़ते हैं और कंघी को कागज के पास ले जाते हैं, कंघी को बाल में रगड़े तो आवेश तो कंघी पे और बाल पे आया। कंघी पे मान लेते हैं कि प्लस आया और बाल पे क्या आया? माइनस आया। पर टेंशन वाली बात यह है कि कंघी को जब हम कागज के पास ले गए तो कागज कंघी में चिपक गया। अब कागज कंघी में चिपक गया तो फिर एक समस्या ये उत्पन्न हुआ कि कागज को तो हम रगड़े ही नहीं थे और आवेश तो उत्पन्न होता है रगड़ने से। कागज को बिना रगड़े और कंघी उसमें चिपक गया तो फिर दिमाग में आया कि यार कागज को कौन रगड़ दिया, कागज तो हम रगड़े ही नहीं थे, तो कागज पे कौन सा आवेश होगा। तो फिर हमने सीखा ये बात कि आवेश जो होते हैं वो केवल आवेश को नहीं आकर्षित करते, वो ऐसे चीजों को भी आकर्षित कर सकते हैं जिन पे कोई आवेश नहीं हो। समझ में आया? तो हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वो उदासीन चीजों को भी खींच सकता है। समझ में आया? तो 2 चीजें, आकर्षण कब हो सकता है? जब एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज हो। दूसरा केस, आकर्षण तब हो सकता है जब एक पर या तो प्लस हो या तो माइनस और दूसरे पे कुछ नहीं हो। बोलो, 2 केसेस हो सकते हैं कि नहीं? 2 चीजों में आकर्षण। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में फिर बोलिएगा कि सर कैसे हुआ, तो वीडियो देखना पड़ेगा। हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान से फिर से। 2 चीजों में आकर्षण 2 केसेस में हो सकती है। एक, या तो इस पे प्लस चार्ज हो
या इस पे माइनस चार्ज, किसी एक पर ही प्लस या माइनस चार्ज हो और दूसरे पे उदासीन। समझ में आया? और दूसरा केस, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज। तो दो दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? दो दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहला हम लोगों ने बात समझा, कॉन्सेप्ट ये समझा। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से यहां पर अब सुनना है। मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं को हम जब पास में लाए तो प्रतिकर्षण हुआ। पहले क्या हो रहा था? आकर्षण। तो दो दो चीजें हम सीखे। आकर्षण तब हो सकता है जब इस पे प्लस माइनस चार्ज हो और इस पर कोई आवेश नहीं हो। दूसरा केस कि या तो इस पे प्लस होगा या इस पे माइनस होगा। समझ में आया? अब दूसरा केस ये है कि जब हम दो वस्तुओं को पास में लाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण हो सकता है। अगर प्रतिकर्षण हो तो प्रतिकर्षण के समय हमको ये सोचना है कि ये क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या हो सकता है। तो प्रतिकर्षण तो तभी होता है जब या तो दोनों पे प्लस चार्ज हो या दोनों पे माइनस चार्ज हो। बात समझ में आया? अगर इस पे प्लस चार्ज होगा और इस पे प्लस चार्ज होगा तभी प्रतिकर्षण होगा। समझ में आया? या इस पे माइनस चार्ज हो और इस पे माइनस चार्ज हो तभी प्रतिकर्षण होगा। क्या दूसरा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अब जो सवाल है इस पर आते हैं। कहता है कि आवेश की मूल पहचान क्या है? कैसे जानोगे कि आवेश वस्तु पर है कि नहीं है? क्वेश्चन यही है। कैसे तुम जानोगे कि इन दोनों वस्तुओं पर किस पर आवेश है और किस पर आवेश नहीं है? अगर हम तुमसे कहें कि इसमें आकर्षण हो रहा है तो तुम बता दोगे कि किस पर आवेश है किस पर आवेश नहीं है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्या पता कोई उदासीन हो और क्या पता किसी पे प्लस चार्ज हो। लेकिन इन दोनों वस्तुओं को देख के हम नहीं बता सकते कि किस पे कौन सा आवेश है। लेकिन अगर प्रतिकर्षण हुआ तो एकदम कंफर्म होके बताएंगे दोनों पर आवेश है। ये तो तय हो गया कि दोनों पर आवेश है, क्योंकि प्रतिकर्षण तभी हो सकता है जब दोनों पर आवेश हो। हाँ, ये चीज हो सकता है कि दोनों पे प्लस हो या दोनों पे माइनस, लेकिन एक बात कंफर्म हुआ ना कि दोनों पर आवेश है। लेकिन क्या आकर्षण से पता चल जा रहा है कि दोनों पे आवेश है? नहीं। तो इसलिए आवेश की मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। आकर्षण से पहचान नहीं होता। और कोई भी इंसान इस सवाल को देख करके आंसर में DC मारेगा। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों। समझ में आया? और आप लोगों ने भी वही भूल किया। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ, आप किसी से भी पूछ के देखिएगा। हाँ, इसमें एक और बात, यहाँ पे मूल शब्द हटा देता, लिख देता कि आवेश की पहचान है, तब आंसर सी हो जाता। अगर मूल पहचान पूछ दिया तब आंसर क्या होगा? हाँ, प्रतिकर्षण। बोलो, क्लियर हो गया? ये लीजिए। चलिए, अब हम आपसे कुछ और सवाल पूछने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोच के बताइएगा क्या आंसर। सब आप लोग बाद में आराम से उतारते रहिएगा, पहले सीखिए। क्वेश्चन है कि दो वस्तु पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 इस प्रकार है कि Q1 into Q2 is greater than 0 है, तो दोनों वस्तु में होगा ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, तो क्वेश्चन को सोचिए, समझिए
इसमें भी कोई नियम नहीं लगा, अब मतलब कोई रटने वाला बात नहीं है, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, सोचना है, बुद्धि लगाना है और बताना है कि क्या आंसर होगा। दिमाग लगाओ और आंसर सामने है, सोच के बताओ। पहले सोच लो फिर वोटिंग करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। सोच लिया सब? है? चलिए अब शुरू करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हाथ उठाइए, बी पर, और ऑप्शन सी, सी तो है में भयर लख सी, कितना अच्छा था। तो अब की दान सी जरूर हो जाएगा, तुम लोग सी मारो। और डी नहीं होगा। चलिए आंसर पे आते हैं, क्या आंसर होगा। देखो सवाल बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, तो ध्यान से सीखना है इसमें। अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, आपको तो अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसमें, तो अभी कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। क्या कह रहा है, दो वस्तु पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, ठीक है, आवेश Q1 और Q2 है, इस प्रकार है कि इनका गुणा करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से बड़ा धनात्मक संख्या होता है कि ऋणात्मक? 0 से बड़ा धनात्मक, ऋणात्मक हो जाता है, अरे धनात्मक हो जाता है। 0 से बड़ कोई भी नंबर धनात्मक होता है, राइट। मुझे एक बात बताओ, -4 में 5 से गुना होगा तो क्या आएगा, -20 आएगा। ये 0 से बड़ है कि छोट है? छोट है, तो इस नियम को फॉलो कर रहा है नहीं। अच्छा, अगर हम 4 में 5 से गुना करें तो 20 होगा, ये 0 से बड़ है। अगर -4 में गुना करें -5 से तो भी 20, ये भी 0 से बड़ है। अब ठीक से देखो, 4 Q1 के जगह पर है, अब 5 किसके जगह पर, Q2। ये दोनों प्लस है तभी 0 से बड़ आ रहा है, दोनों माइनस है तभी 0 से बड़ा आ रहा है, लेकिन एगो माइनस है एगो प्लस है तो 0 से क्या आ जा रहा है, छोटा। यानी कि एगो चार्ज माइनस में हो और एगो चार्ज किस चीज में हो, प्लस में, तो गुना करने से 0 से छोटा आता है। समझ में आया? और हमको इस कंडीशन को फॉलो करना है, तो कौन सा कंडीशन लेना होगा, या तो ये वाला 4 गुने 5, या नहीं तो -4 -5। अब बताओ, दोनों चार्ज माइनस में है तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? दोनों चार्ज प्लस में है तो प्रतिकर्षण, और दोनों चार्ज में से एगो निगेटिव और एगो पॉजिटिव हो तो आकर्षण। कौन सही होगा, तो आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। समझ में आया? लेकिन वही चीज है उल्टा दे देता ऐसे, तब आंसर क्या हो जाता, आकर्षण। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आना चाहिए, क्लियर हो गया ना एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सुंदर सुंदर सवाल हम आप लोग के लिए लाए हैं जो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पदार्थ, ध्यान से सुनना है, समझना है और सोच करके बताना है, फिर बाद में आराम से उतारने का भी मौका देंगे। एक पदार्थ ए धन आवेशित है, एक पदार्थ ए धन आवेशित है और यह दूसरे पदार्थ बी को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, तो पदार्थ बी पर कौन सा आवेश, कौन सा आवेश होगा? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी उदासीन, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ऑप्शन डी,
बी? अरे बहुत बी डी या सी खेल रहा है सब। चलो हाथ उठाओ, ए पर बोलो कौन कौन है। ए पर कोई नहीं है, बी पर, बी पर, और सी और डी, डी पर बहुत लोग हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। एक पदार्थ ए, तो एक पदार्थ हम ए बना ले रहे हैं और इस पर कौन सा चार्ज, धन आवेश इस पर है। और यह दूसरे पदार्थ बी, ये दूसरा पदार्थ बी है, इसको क्या करता है, और हम अभी अभी पढ़े हैं कि आकर्षण होने के लिए दो केसेस हो सकते हैं, या तो इस पे कोई चार्ज नहीं हो मतलब उदासीन हो, और नहीं तो इस पे कौन सा चार्ज हो मतलब ऋण आवेश। तो दो दो सही हैं, तो दोनों सही मारेंगे क्या, नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, और डी जिनका है वो सही है। हाँ क्या चीज, देखिए इसमें पूछा है कि आवेश होगा, तो आपको लग रहा है कि ऋण आवेश होगा, तो ये तो बात सही है कि ऋण आवेश होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उदासीनता का भी तो है। बात समझ में, क्या जरूरी है कि इस पर आवेश होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश होगा, तो ये तो बात सही है कि ऋण आवेश होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उदासीनता का है कि नहीं है ना। तो आप इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे देखिए आवेश के बारे में भी बता दिया गया और पॉसिबिलिटी उदासीनता का भी, तो ऑप्शन डी दोनों चीज डिफाइन कर रहा है, आवेश को भी डिफाइन कर रहा है और उदासीनता को, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं। एक पदार्थ ए पर धन आवेश है, ये आईआईटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से। यह बी को आकर्षित करता है, यह बी को आकर्षित करता है तथा सी को प्रतिकर्षित करता है, सी को प्रतिकर्षित करता है। पदार्थ बी, पदार्थ बी पदार्थ डी को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो सी और डी में होगा, सी और डी में होगा ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है जी। ये रहा आपका क्वेश्चन, सोचिए समझिए और बताइए। आकर्षण, आकर्षण वाले हाथ उठाइए। आकर्षण ठीक है, प्रतिकर्षण और सी दोनों। अब डी पर कौन कौन है, नन ऑफ दिस। चलो अब चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा। तो हम ध्यान से देखिएगा, एक पदार्थ ए पर धन आवेश है, तो एक पदार्थ बना लिए और इस पे कौन सा आवेश दे दिए, धन आवेश, ए लिख दिए, कुछ प्लस दे दीजिए, हो गया। यह बी को आकर्षित करता है, यह बी को आकर्षित करता है, ये बी है, तो इस पे या तो निगेटिव चार्ज होगा या उदासीन होगा, दो पॉसिबिलिटी है। चलो यहाँ लिख दिए, तथा सी को आकर्षित करता है।
अच्छा, यह बी को आकर्षित करता है तथा सी को प्रतिकर्षित करता है। कौन? ए। तो सी लिख लो। और ये सी को क्या करता है? तो ये तो कंफर्म है कि अगर प्रतिकर्षण होगा तो इस पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है। ये कंफर्म हो गया। बुझा रहा है ना यहाँ तक? पदार्थ बी पदार्थ डी को प्रतिकर्षित करता है। पदार्थ बी पदार्थ डी को, पदार्थ डी को बनाना पड़ेगा। पदार्थ बी पदार्थ डी को क्या करता है? पदार्थ बी पदार्थ डी को, पदार्थ बी पदार्थ डी को क्या करता है? प्रतिकर्षित। अब ध्यान दें, ये प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों में बराबर आवेश हो, प्लस प्लस हो, नहीं तो माइनस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि बी में उदासीनता तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? तो कौन बच गया? माइनस। तो इस पर माइनस दे दिए। अब इस पर माइनस है तो इस पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। समझ में आया? तो माइनस चार्ज आ गया। अब कह रहा है कि सी और डी में होगा। सी और डी में क्या होगा? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आकर्षण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बोलो, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग बता सकते हैं। छह हुआ, 7। एक स्प्रिंग को आवेशित कर दिया जाए, एक स्प्रिंग को आवेशित कर दिया जाए तो स्प्रिंग का आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी घट या बढ़ सकता है। सोचिए और बताइए। डी वाले हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। ए पर कोई है? बढ़ जाएगा। बी और सी पर? चलिए, सब लोग कुछ ना कुछ समझ ही रहा है। स्प्रिंग कैसा होता है? ऐसा ही ना होता है। ये स्प्रिंग हो गया। अब कह रहा है कि इसे आवेशित किया जाए। आवेश मतलब कौन सा दे दे? बोलो। मान लो इस पर प्लस दे दिए, प्लस देते गए, इस पर प्लस देते गए। ये बताओ, प्लस जब यहाँ दे देंगे तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इसके बीच का दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? प्रतिकर्षण होगा तो हल्का सा बढ़ेगा। तो आकार बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इतना नोट कीजिए, फिर कुछ लघुतरीय प्रश्न है इसको। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग लघुतरीय में करेंगे। आवेश क्वांटीकृत होते हैं कैसे? आवेश क्वांटीकृत होते हैं कैसे? तो इसमें एक वर्ड आया है क्वांटीकृत। ठीक है, क्वांटीकृत और क्वांटम नंबर जब हम लोग बात करते हैं, मैथ की जब हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में आप संख्या के बारे में पढ़े होंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या में भी आप पढ़े होंगे कि परिमेय और अपरिमेय को कहते हैं। फिर परिमेय में पढ़े होंगे कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़े। तो इसमें आपको याद रखना है कि मैथ में जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, मैथ की भाषा में पूर्णांक संख्या जो दशमलव में नहीं होता, फिजिक्स की भाषा में उसे ही क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जब हम क्वांटम बोलेंगे तो समझ लेना किस संख्या की बात हो रही है? पूर्णांक संख्या की।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं। तो क्वांटीकृत का मतलब हुआ कि आवेश के जो मान होते हैं वो पूर्णांक संख्या के पद में होते हैं, मतलब दशमलव में नहीं होते हैं। जैसे आप कुछ चीजों को गौर कीजिएगा तो सब कुछ जो है वो क्वांटीकृत है। लाइक आप किस क्लास में अभी जा रहे हो? 12 में। पहले किस में थे? 11 में थे, है ना? तो 11 में अगर थे तो डायरेक्ट 11 से 11:30 में क्यों नहीं आ गए? आए डायरेक्ट 12 में ही क्यों आए? 7वां में जब पढ़े तो 7वां के बाद 7.1 में पढ़ना चाहिए, फिर 7.2 आना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, डायरेक्ट 7वां से 8वां में पढ़िए। एक बेंच पे 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 3 विद्यार्थी 3.5 क्यों नहीं बैठते हैं? जैसे 3 बैठ गया, आधा काट के अलग, आधा उधर पीछे। बाप रे, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या ऐसा है? नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं चाह करके भी। समझ में आया? तो ये चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटमीकृत। वैसे ही किसी वस्तु पर अगर आवेश पाया जाता है तो वो क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि एक वस्तु है जिस पर से 500 इलेक्ट्रॉन गायब है, इस पर से 500 इलेक्ट्रॉन हट गया है, तो इस पर कई गो प्लस चार्ज होगा? 500 प्लस चार्ज इस पे होगा। अब ये 500 जो प्लस चार्ज है, तो 500 को हम n से सूचित करेंगे। 500 को n से, n का मान कितना है? 500। क्या गायब है? इलेक्ट्रॉन। तो बस n से गुना कर देंगे किस चीज में? इलेक्ट्रॉन e में। और एक जो e होता है, इस पर आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। तो अगर हम 500 से हम इतना में गुना कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर से कितना इलेक्ट्रॉन गायब था और कितना आवेश था। फर्क बस इतना होगा कि प्लस लगा दोगे तब पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। जब हमको प्लस चार्ज निकालना होगा, मतलब जिस पर से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तो इस एनी के आगे हम प्लस लिखेंगे। अगर हमको माइनस निकालना होगा तो इसके आगे क्या लिखेंगे? माइनस। तो ये हमें किसका मान देगा? आवेश का। तो इस तरह आवेश को हम हमेशा क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? प्लस माइनस एन ई। हम एन ई प्रायः तब लिखेंगे जब पॉजिटिव चार्ज निकालना हो, चाहे अगर निगेटिव निकालना हो तो आगे क्या लगा देंगे? माइनस। बोलो समझ में आया? अब इसका आंसर जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज। अब किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी वस्तु पर 15 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी वस्तु पर -50 इलेक्ट्रॉन हो। कौन है रे? आई रे, आ जाए। कौन सोहरगा होता है? शुरू हो गया है, आ जाए, हम मार के करेज फाड़ देंगे। तो लेके घूमत रहिए। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो बीच में गाली आ गया ना, इसको काटना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? काहे? चलिए अब ध्यान दीजिए। मैं ये बोल रहा था कि -50 इलेक्ट्रॉन या +50 इलेक्ट्रॉन, क्या कभी 50.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन का हम लोग इस तरह से डिवीजन नहीं कर सकते हैं, डेसिमल में नहीं होगा चार्ज। बस यही गुण को हम कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग डेसिमल में नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे तो एनी के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? 10 ई, 15 ई, 50 ई। कोई हमें कहे कि एक वस्तु पर -5.6 ई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ई चार्ज है, तो हम क्या कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कोई कह रहा है कि 5.6 ई किसी वस्तु पर आवेश दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो किसी वस्तु पर आवेश जब भी होगा तो इसी रूप में होगा। इस रूप में नहीं होगा। 500 ई इस रूप में नहीं होगा, 500 ई, 600 ई इस रूप में होगा, और इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण। बोलिए क्लियर हो गया? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हमसे कोई पूछे कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं या क्वांटीकृत होते हैं कैसे, तो हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। पूर्ण गुणज मतलब
1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 पूर्णांक गुणज भी बोल सकते, पूर्णांक संख्या के गुणज भी बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में पाया जाता है। और आवेश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण या क्वांटीकृत। समझ में आया? इसलिए आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, जिसका मान किससे निकाला जाता है, Q बराबर प्लस माइनस n से, जहां n का मतलब क्या है, n का मतलब 0 1 2 3। अच्छा, ये 0 के अलावा आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो कि प्लस में भी हो सकता है, हाँ, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। बोलो, क्लियर हो गया? अच्छा, प्लस माइनस यहाँ लिख दिए तो एक जगह प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लिख देंगे, एन ई, क्योंकि एन का वैल्यू ही जब प्लस माइनस में ले लेंगे तो क्या यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत है, नहीं, किसी एक जगह लिखेंगे, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। बोलो, क्लियर हो गया? तो चलिए अब इसका आंसर आप लिख लीजिए। समय नहीं तो पूछते तुम लोगों से, आवेश क्वांटमीकृत क्यों होते हैं, कल पूछ लेंगे। बोले, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा ना रुके, अब बोले नहीं, हम रुक जाते, डरा गए नहीं हम, अब रुकिए जाते नहीं हम, अरे हो गया ना। अब बोले लिखल हो तब का करबल हो, दुख तो लिख ले बा, लिखत रे हाई लिखे के लिखता जय रे बुढ़, हम कहा बोल नहीं है, हम कहनी के हाई उतर लू तो तू हिया देख ले लूगा, अलबत हम हाई ऊपर वाला कहनी है, रुक के मिटका देवे दे, ना तो तू उतारिए ले, नहीं हम मिटकाए। अब लिखो, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज अर्थात Q बराबर Ne, अर्थात Q बराबर Ne के रूप में पाया जाता है, अर्थात Q बराबर Ne के रूप में पाया जाता है। आवेश के इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, आवेश का, आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। हो गया? अब नीचे लिख लेना, जहां n बराबर क्या चीज, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। हो गया? कल हम लोग इस फॉर्मूला पर अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे, ठीक है? बस आज इतना ही।